नमस्कार। हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को आज पढ़ेंगे। ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्लास है, भारत का भौतिक स्वरूप। इसके हेडिंग में ही ये स्पष्ट है कि हम इसके फिजिकल फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। मीन्स कि यहाँ किस तरह का लैंड फॉर्म्स है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसको जानेंगे हम। और यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि भारत में अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। यदि आप उत्तराखंड चले जाएं, हिमाचल प्रदेश चले जाएं, सिक्किम चले जाएं और ईस्ट में चले जाएं, ईस्टर्न इंडिया में, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे माउंटेन्स और हिल्स रीजन है। इसी तरीके से यदि आप बिहार में हैं, पंजाब, यूपी में हैं, तो आप मैदान को देखते हैं। हम लोग मैदानी भाग में रहते हैं। मैदानी भाग मीन्स जहाँ भूमि समतल है। यदि आप दक्षिण भारत चले जाए, साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे आप पठार देखते हैं, प्लेट्यू को देखते हैं। यदि आप वेस्टर्न इंडिया चले जाएं तो आप वहाँ डेजर्ट को देख पाएंगे। तो भारत में अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स देखने के लिए मिलता है। हम इसमें जानेंगे कि ये कैसे बना है और किस तरीके से बना है, वो प्रोसेस क्या था, इस बात को हम इसमें इस चैप्टर में जानेंगे। और हम इसका इंट्रोडक्शन ही आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे लैंड फॉर्म्स बना है, और फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसकी बनने का प्रोसेस क्या था, किस तरीके से वो बना और कहाँ कहाँ स्थित है, उसके कितने पार्ट हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। भारत में कई तरह के रॉक्स पाए जाते हैं। कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे संगमरमर है, जिससे ताजमहल बनाया गया है। ताजमहल को बनाने में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। कुछ इतने सॉफ्ट हैं जैसे सोप पाउडर, सॉप रॉक्स, इसका इस्तेमाल इस सोप रॉक्स का इस्तेमाल टेल्कम पाउडर को बनाने में किया जाता है। ये बहुत ही मुलायम रॉक्स है। तो भारत में हार्ड रॉक्स भी मिलते हैं और सॉफ्ट रॉक्स भी मिलते हैं। जब रॉक्स टूटता है तो वो छोटे छोटे भागों में टूटता है और वो मृदा या मिट्टी या सॉइल का रूप लेता है। आप पढ़े होंगे 8th क्लास में भी कि कई टाइप्स की सॉइल्स होते हैं और उसके कलर्स में भी चेंजिंग होता है। कुछ रेड होता है, कुछ येलो होता है, कुछ ब्लैक होता है, कुछ ज्यादा सैंडी होता है। तो आखिर इन सब सॉइल्स के रंग में, कलर्स में चेंजिंग क्यों आता है? तो ये रॉक्स के अलग अलग रॉक्स से, चूंकि ये सॉइल बने होते हैं, इसलिए उनके कलर्स में भी चेंजिंग आता है। और रॉक्स में जो मिनरल्स मौजूद होता है और जितने भी दूसरे एलिमेंट मौजूद होते हैं, उनके कारण इस रॉक्स से बने सॉइल का कलर उस पर निर्भर करता है। यदि कोई ब्लैक है तो उसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, कोई रेड है तो कोई येलो है, तो अलग अलग में अलग अलग क्वांटिटी में मिनरल्स होते हैं। आखिर इतनी विविधताएं या फिर इतना अंतर क्यों होता है रॉक्स में, या फिर रॉक्स के में मौजूद एलिमेंट या और मिनरल्स में? तो ये इसलिए होता है क्योंकि उन सभी रॉक्स के बनने के जो तरीके हैं वो भी अलग अलग होते हैं, इसलिए रॉक्स भी अलग अलग क्वालिटी को दिखाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक स्थान का रॉक या मिट्टी, एक स्थान का जो मिट्टी है वो दूसरे स्थान की मिट्टी से वेरी करता है, अलग अलग होता है।
ये सिर्फ इन सब बातों पे डिपेंड करता है जो अभी मैंने चर्चा किया है। भारत एक वास्ट लैंडमास है, लैंडमास का हिस्सा है। ये बहुत ही बड़ा भूभाग है और ये भूभाग कई जियोलॉजिकल चेंज के बाद बना है। जियोलॉजिकल पीरियड्स में जो बदलाव आया था, उन बदलाव के कारण ये रॉक्स और ये सॉइल बना है, जिसने इसके भारत के फिजिकल फीचर्स को काफी इफेक्ट किया है, काफी प्रभावित किया है। ये जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में और भारत के, इंडिया के लैंड मास के फॉर्मेशन में काफी मेन फैक्टर का भूमिका निभाया है। वो कौन कौन सा है, हम अभी उसके बारे में बात करते हैं। पहला है वेदरिंग, इसे आप 7th और 8th में भी पढ़ने के लिए आपको मिला हुआ होगा। सेकेंड है इरोजन और थर्ड है डिपोजिशन। इसे हम अपक्षय कहते हैं, हिंदी में कहना पड़े तो अपक्षय कहते हैं। इसे हम अपर्दन कहते हैं और इसे निक्षेपण कहते हैं। टूटना, काटना और जमा करना, ये 3 प्रोसेस है। आप इसके बारे में 8 में काफी डिटेल में पढ़े होंगे कि किन कारणों से कोई ये जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं, वेदर होता है, फिर उसमें डिपोजिशन होता है, उससे पहले इरोजन होता है। वो एयर हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, और टेम्परेचर, ये सब फैक्टर उसमें ऐड था, उसमें पढ़े होंगे आप। जो साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने कई सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया और उनमें से एक सिद्धांत है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, विवर्तनिक प्लेट की विवर्तनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट, वो 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर बना है। 7 लार्ज प्लेट्स से मिलकर बना है और कई छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना है। ये विवर्तनिक का सिद्धांत कहता है, द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ये बात दिखाता है। अब ये प्लेट शुरुआत में एक साथ जुड़ा हुआ था, एक बड़ा सा वो हिस्सा था, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से टाइम गुजरता गया, एक बड़े टाइम पीरियड में वे सब धीरे धीरे आपस में जो जुड़ाव था वो हटना शुरू हुआ। वे एक दूसरे से दूर होते चले गए। वो किस तरीके से दूर हुए और क्यों दूर हुए वो हम अभी जानने वाले हैं। प्लेट्स के मूवमेंट के कारण प्लेट्स के ऊपर और अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ। प्लेट्स में जो मूवमेंट हो रहा था, मान लें कि ये प्लेट है, मैं दोनों जो हाथ देख रहे हैं मैं उसको प्लेट इंडिकेट करता हूं। प्लेट में जिस तरह का मूवमेंट हो, वो ऐसे हो सकता है, वो कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ इस तरीके से। कभी कभी ये ऐसे ओवरलैप कर जाता है। तो ये जो मूवमेंट था उसके प्लेट्स के इस मूवमेंट के कारण प्लेट के अंदर और ऊपर में काफी प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसके कारण फोल्डिंग
और वोल्केनिक इरप्शन जैसे घटनाएं घटित हुआ, जिससे अर्थ क्रस्ट के ऊपर सतह पर कई लैंड मासेस फॉर्म किया। फोल्डिंग को हम वलय कहते हैं। एक और घटना इसमें आता है भ्रंशीकरण। और वोल्केनिक इरप्शन के लिए ज्वालामुखीय क्रिया है। इन सब कारणों से पृथ्वी के सतह के ऊपर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है और इन्हीं सब कारणों के कारणों से वो स्ट्रक्चर बन पाया है। प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है उसे तीन भागों में बांटा गया। जनरली उसे 3 पार्ट में बांटा गया है और ये 3 तरह के मूवमेंट को दिखाता है। एक बार फिर से मेरे हाथों को देखेंगे गौर से। मैं मान लेता हूं कि दोनों मेरा हाथ राइट एंड लेफ्ट हैंड जो है वो दोनों प्लेट्स है। जब 2 प्लेट अलग अलग हो और दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हों कुछ इस तरीके से, और एक दूसरे के साथ जा रहे हों कुछ इस तरीके से फिर से देखें। 2 अलग अलग प्लेट है और दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ रहे हों, करीब आ रहे हों और दोनों आप ज्वाइन कर रहे हों, तो इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह के प्लेट्स के मूवमेंट को हम लोग कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। और इससे बने ये जो फॉर्म करता है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री को फॉर्म करता है, जिसे हम हिंदी में अभिसारी परिसीमा कहते हैं। जब 2 प्लेट नजदीक में हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट दिखाए, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। मान लेते हैं कि दोनों प्लेट है और प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हों, तो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट एक बार फिर से देखें। ये 2 प्लेट है और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो ये यहाँ तक आया है। और देखें कि ये जो गैप आ रहा है, इस गैप के कारण ही ये जो सी है, ओशियंस है, ये सब फॉर्म हुआ था। बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं, ट्रेंच बनता है इससे। जब 2 प्लेट्स आपस से एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है और इस तरह का मूवमेंट डाइवर्जेंट मूवमेंट कहलाता है, बाउंड्री मूवमेंट कहलाता है। और इससे जो बने फॉर्मेशन है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाता है। एक तीसरा मूवमेंट भी है। तीसरा मूवमेंट है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के तरफ आते हैं तो कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ये या तो आपस में जो 2 प्लेट दूर होते हैं, मान लेते हैं कि ये और यहाँ पे 2 प्लेट है और नजदीक आ रहा है। नजदीक आने के बाद ये टकराया और टकराने के बाद कई दफा ये टूट जाता है, टकराया और टूट गया, ये टकराया और टूट गया। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि दोनों प्लेट्स आपस में टकराते हैं और फोल्ड हो जाता है, ये ओवरलैप करता है, टकराने के बाद ओवरलैप करता है। कुछ इस तरीके से देखेंगे। बट कभी देखते होंगे कि आपस में 2 चीजें आ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन कई बार यही प्लेट्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ये 2 प्लेट हैं, यहाँ आया और फिर इस तरीके से एक आगे की ओर जा रहा है तो एक दूसरा उसके ठीक पीछे की ओर आ रहा है, इस डायरेक्शन में वो मूवमेंट करता है। गौर से देख रहे हैं, देखें ये मूवमेंट ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहलाता है। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहलाता है और इस तरह से बने फॉर्मेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं, जिसे रूपांतरित परिसीमा कहते हैं। ये 3 तरह के मूवमेंट को प्लेट्स दिखाता है।
किसी प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है वो काफी स्लो होता है, और किसी भी फॉर्मेशन को, किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, कई लाखों साल लग जाते हैं। अभी जो वर्तमान हम देख पा रहे हैं, जिस भी स्ट्रक्चर्स को या जिस भी लैंड मासेस को, उसको बनने में लाखों साल लगे हैं, तब वो इस रूप में आया है। और हमारा जो इंडिया का जो भी पार्ट दिख पा रहा है, जो भी आप देख पा रहे हैं, वो सब इन सभी मूवमेंट्स से काफी प्रभावित हुआ है। एक टर्म दिया है यहाँ पे जानने के लिए, विश्व की जो अधिकतर ज्वालामुखी वाला जो भाग है, वो भाग प्लेट्स के किनारे पे ही होता था। प्लेट्स, यदि ये एक प्लेट, ये प्लेट्स है और इसका जो ये एंडिंग पॉइंट है, तो इस किनारे पे ही अधिक से अधिक वोल्केनिक इरप्शन हुआ करता था। लेकिन कुछ सालों में ये भ्रम टूटा है, और ये बीच में भी और इस प्लेट्स के काफी अंदर वाले भागों में भी ये अब होने लगा है। कुछ वोल्केनिक इरप्शन प्लेट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। अब हम इंडिया के बारे में मेनली बात करेंगे, उसके जो भी पार्ट्स हैं उसमें थोड़ा गौर करते हैं। अभी हम प्लेट्स के मूवमेंट को देखे थे, प्लेट्स कितने हैं वो देखे थे। अब हम इंडिया के विषय में देखेंगे। जहां जब मैं ब्लैक मार्कर से मार्क करूं, वहां पे गौर से देखेंगे आप। भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट पार्ट साउदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर रीजन। इसे हम लोग हिंदी में प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। ये भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड कहाँ है वो हम अभी देखते हैं वर्ल्ड मैप में। ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है। मैं ब्लैक मार्कर से मार्क करता हूं, आप गौर करेंगे। जो अफ्रीका का पार्ट था वो पूरा पार्ट गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना भूमि का। ये जो हिस्सा है ये इससे जुड़ा हुआ था। इस हिस्से से जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगा, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंट मूवमेंट जब दिखाया दो प्लेट्स, तो भारत का जो दक्षिणी पार्ट है, साउदर्न पार्ट, ये पार्ट और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, ये दोनों एक साथ था। ये आगे की ओर बढ़ता गया, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आगे की ओर बढ़ते हुए उत्तर की दिशा में मूवमेंट करना शुरू किया, और अपने से बड़े प्लेट्स जो यूरेशियन प्लेट्स कहलाता था, अभी भी है, उस यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया तो इससे ठीक पहले ये जो पेनिनसुलर रीजन है उसके और यूरेशियन प्लेट्स के बीच में एक सी हुआ करता था, जिसका एक इमेजिनरी नेम दे दिया गया, टेथिस। उस सी का काल्पनिक नाम ये है। हालांकि पहले कोई ऐसा नाम नहीं था, हम लोगों ने मींस की जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट उन्होंने उसका नाम दिया। टेथिस सी में जो सेडिमेंट्री रॉक था, इस मूवमेंट के कारण ये सेडिमेंट्री रॉक्स फोल्ड होकर के ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ, और वही रॉक्स हिमालय माउंटेन रेंज को बनाया। और वेस्टर्न एशिया का जो जितना भी माउंटेन रेंज है उसमें से कई माउंटेन रेंज इसी फोल्डिंग के कारण हुआ। जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स फोल्ड होकर के ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ तो ये माउंटेन रेंज बना। इसके साथ एक और चीज हुआ है इंडिया में। जब माउंटेन रेंज उठना शुरू हुआ, और ये जो देख पा रहे हैं आप पेनिनसुलर रीजन को, इस भाग में ये आया पेनिनसुलर रीजन, तो इसके बीच में काफी बड़ा भाग खाली हो गया। ट्रेंच, एक तरह का ट्रेंच यहाँ पे बना, जिसे हम हिंदी में द्रोणी कह सकते हैं। द्रोणी, एक बहुत बड़ा खाई गड्ढा बन गया, काफी चौड़ा गड्ढा, जो समय के साथ साथ नॉर्थ और साउथ से बहने वाली
जो रिवर था उसमें जो भी डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन, इस डिपोजिशन के कारण इस द्रोणी को समय के साथ साथ ये द्रोणी बढ़ता गया। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी उसमें जितने भी सेडिमेंट्स आ रहे थे, जितने भी बालू के कण और जितने भी गाद था, वो सब आकर के इस क्षेत्र में बैठना शुरू हुआ। चूंकि ढलान इसी ओर था, ये गड्ढा था, ये ऊपर का भाग था, ये गड्ढा का भाग था। इसी तरीके से साउथ इंडिया से जो बहने वाली नदियां थी उन सब के कारण बीच का पार्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। एक लंबे समय अंतराल के बाद ये बीच का भाग बढ़ा है, जो भारत का मैदानी भाग कहलाता है, जो भारत का सबसे उपजाऊ भाग भी है, जिसमें बंगाल, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब आता है। ये क्षेत्र बना एक बड़े अंतराल के बाद, लंबे अंतराल के बाद। भारत की का जो लैंड फॉर्म है और लैंड मास है उसमें काफी भिन्नताएं देखने के लिए मिलता है, काफी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। इसमें जियोलॉजिकल तौर पे देखें तो ये पार्ट काफी पुराना है। यदि जियोलॉजिकल तौर पे देखें तो ये पार्ट जो पेनिनसुलर रीजन है ये सबसे पुराना है। भारत का पेनिनसुलर रीजन, प्रायद्वीपीय भाग सबसे पुराना भूमि है और ऐसा माना जाता था कि ये भूमि सबसे अस्थिर है, ये लैंड सबसे अस्थिर है, स्टेबल है। लेकिन हाल फिलहाल के जो भूकंप आया है उस भूकंप से ये तथ्य, ये भ्रम टूटा कि ये सबसे अस्थिर भूमि है। हाल के वर्षों में भी इसमें भूकंप आया और इस लैंड को ये हिला, वो भूकंप अर्थक्वेक हिला के रख दिया। हिमालय और भारत का नॉर्दर्न प्लेन हाल के बने लैंड फॉर्म्स हैं। ये सबसे बाद में बने स्थलाकृतियां हैं, सबसे बाद में इसका फॉर्मेशन हुआ है। भूगोल जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि हिमालय माउंटेन एक अस्थिर या अनस्टेबल पार्ट है। ये जियोलॉजिकल साइंटिस्ट का ऐसा मानना है। हिमालय की पूरी श्रृंखला एक यंग माउंटेन्स को दिखाता है। हिमालय का पूरा श्रृंखला मींस रेंज एक यंग माउंटेन्स रेंज को दिखाता है जो नया हो। यंग मींस जो नया हो। इसके रॉक्स जो हैं और इसके जो रॉक्स हैं दोनों में काफी अंतर है। ये काफी पुराना है। मैं जब इसके और इसके बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पे हाथों को भी दे रहा हूं। मतलब जो प्रायद्वीपीय भाग का जो सॉइल है, जो रॉक्स है, उससे काफी नया रॉक्स हिमालय का है। इस हिमालय माउंटेन्स में कई बड़े बड़े पीक हैं और इसमें कई बड़ी बड़ी नदियां भी निकलती हैं जो पेरेनियल है, जो पूरे साल नदी बह रही होती है, जिसमें जो सदाबहार नदी हैं, जिसमें गंगा, सिंधु, ये सब प्रमुख नदियां हैं। ये जो मैदानी भाग है भारत का, नॉर्दर्न प्लेन है, ये अलुवायल डिपोजिट से बना है। मीन्स जलोढ़ निक्षेप से बना है। निक्षेप मीन्स जो आप इसे भराट कह सकते हैं, जो नदियों के द्वारा लाया गया बालू के कण, मिट्टी के टुकड़े, कंकड़, इन सब से मिलके ये बना है भारत के उत्तरी मैदान। इंडिया का पेनिनसुलर रीजन मतलब प्रायद्वीपीय भाग इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इग्नियस मतलब आग्नेय और मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना है। प्रायद्वीपीय भारत में
कम ऊंची पहाड़ियाँ और लंबी चौड़ी चौड़ी घाटियाँ शामिल है। ये आज का फर्स्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था हमारे इस चैप्टर का। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो और प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं, और अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं आपके लिए आपको अच्छे तरीके से समझा सकें, आप तक बातों को अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। इसके लिए और भी तरीके ईजाद करूं, या फिर और भी काफ़ी डीप जाऊं, या फिर नए नए तरीके को लाऊं, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी मूल्यवान होता है, कह लें कि काफ़ी वो मार्गदर्शक करता है हमारा, आपका जो जो भी फीडबैक आता है। धन्यवाद।